अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और जफर हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल इस वक्त खासी दिलचस्प है। हम देख रहे हैं कि हुकूमत पर मुख्तलिफ हलकों की जानिब से तनकीद का सिलसिला जारी है और इसके साथ साथ अपोजिशन की अगर बात की जाए तो वो भी मौका कोई गंवा नहीं रही। कोशिश उनकी भी है कि भरपूर टफ टाइम दिया जाए गवर्नमेंट को। मज़े की बात यह है कि अगर स्पेशली पंजाब के हवाले से बात की जाए तो सभी एतराज़ तो करते हैं कि वहाँ पर गवर्नमेंट सही नहीं चल रही है। ना सिर्फ ये कि वज़ीर आला को तब्दील होना चाहिए बल्कि PMLN तो ये तक दावा करती है कि वहाँ पर कोई भी हलचल मचाना या कोई भी हुकूमत को तलपट करना उनके लिए तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। और शायद हकीकतन अगर देखा जाए तो नंबर गेम्स में ऐसा नज़र भी आता है क्योंकि बहुत कम मार्जिन है वोटों का हुक्मरानों और अपोजिशन में। लेकिन ऐसा फिर भी होता क्यों नहीं है? क्या वजह है कि अभी तक ये सारा मामला चल रहा है? मिड टर्म इंतखाबात हो, -1 हो या और तरह की तब्दीली की बातें सब होती हैं, लेकिन करने के वक्त अमली तौर पर कोई कदम क्यों नहीं उठाया जाता? ये सारी बातें वो हैं जो कि आज हम डिस्कस करेंगे और ख़ास तौर पर बात करेंगे कि क्या अभी सूरत हाल जो है पंजाब में या फिर वफाक में कोई तब्दीली उसमें आ सकती है या नहीं और क्यों नहीं आ सकती। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे इस हवाले से भी कि एक और जो वजह बनती है तनकीद की बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट पर वो ये भी है कि गैर मुंतखब अफराद का गलबा रहता है और वो ज़्यादा कंट्रोल में है, ज़्यादा पावरफुल पोजीशंस पर हैं और शायद फ़ैसला साजी में उनका बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है। और अब तो हमने देखा है कि अदालत की जानिब से भी ऐसा कह दिया गया। तो इसमें सारी में क्या हकीकत है, क्यों ऐसा है और इसकी वजह क्या है, ये मुआविनीन या मुशीर रखना ज़रूरी क्यों है, इस पर भी थोड़ी बात करेंगे। और आखिर में चल के बात करेंगे इस हवाले से भी कि ईरान ने भी अब इंडिया को ठेंगा दिखा दिया है, वहाँ से भी इंडिया को आखिर बड़े प्रोजेक्ट से आउट कर दिया गया। वजह क्या बन रही है और पाकिस्तान सूरत हाल का फ़ायदा कैसे उठा सकता है? तो काफ़ी कुछ है जी आज के प्रोग्राम में, आप सबको रहना होगा हमारे साथ। खुशामदीद कहती हूँ इमरान साहब आपसे आगाज़ करते हुए, इसलिए कि आपकी एक बात मुझे बड़ी याद आ रही थी आज जब इमरान खान साहब स्पीच कर रहे थे ना और बुज़दार साहब की बड़ी तारीफ़ भी कर रहे थे। तो मैं ये सोच रही थी कि आप अक्सर कहा करते हैं कि दुल्हन वो जो पिया मन भाए और मैं ये सोच रही थी कि वाकई बुज़दार साहब तो वो दुल्हन है कि जिस पे मैका भी तनकीद कर रहा है, ससुराल भी तनकीद कर रहा है, बड़े बुज़ुर्ग भी, मोहल्लेदार भी तनकीद कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पिया है कि उनको उनसे अच्छा कोई लगता ही नहीं है। क्या ख्याल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, हमने कल भी इस प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि बुज़दार साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म, मेरे तो हर दिल अजीज़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो हैं उनके वो बुज़दार साहब पसंदीदा हैं, वो उन्हें वसीम अकरम प्लस करार देते हैं और इसीलिए वो उनकी नाकामी को अपनी नाकामी समझते हैं। मैंने कल भी कहा था कि हमारे जितने दोस्त साथी तजिया निगारी कह रहे हैं आपने तो क्लियरली कहा था वो नहीं जा रहे। मैंने कहा वो नहीं जा रहे क्योंकि बाज़ लोगों का ख्याल था कि शायद आज इमरान खान साहब आएंगे तो इनको हटाने का ऐलान कर देंगे। ऐसी कोई बात नहीं। बुनियादी तौर पर देखें कि उस्मान बुज़दार साहब के वजारत आला के ओहदे पे बैठे रहने की 3 बुनियादी वजूहात हैं। नंबर एक रूहानी वजह जिस पे मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता क्योंकि ज़्यादा बात की तो शायद हमें कहीं से नोटिस ही ना आ जाए, इसलिए मैं समझता हूँ रूहानियात पे ज़्यादा बात नहीं होनी चाहिए। दूसरी उसकी वजह है नून लीग की तरफ से मुहिम जोई। जब उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला बने थे उस वक्त नून लीग खुद भी यहाँ बैक फुट पे थी, वो नहीं एक्टिव नहीं थे, ना वो इस दौड़ में शामिल होना चाहते थे और वैसे भी PTI का बूम था। अब PTI की उस तरह से मकबूलियत नहीं रही। अब अगर नून लीग ऐसा कोशिश करे तो आप ये देखें कि कुछ कर सकती है। हाँ जी। अब वो दूसरी के साथ जो तीसरी वजह है ना वो जुड़ी हुई है, वो है PTI के अंदरूनी इख्तलाफ। अब PTI के किस ग्रुप का ये फैसला करेंगे, ये इस ग्रुप से बंदा होगा, दूसरे खिलाफ होंगे और फिर क्या जहांगीर तरीन की बड़ी सपोर्ट है फिलहाल मिसिंग है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या जो परवेज लाई साहब हैं, चौधरी परवेज लाई काफ लीग, क्या वो इनसे इसी शराइत पे मान जाएंगे इनके साथ रहने की? इसलिए ये सारी ऐसी खिचड़ी पकेगी कि वो अभी बंदे इधर उधर करना ज्यादा शायद मुश्किल अभी वो अफोर्ड नहीं करते। चलिए, ये तो हो गया बुज़दार साहब के हवाले से, लेकिन जहां पर सब लोगों को पंजाब की फिक्र खाई जा रही है वहीं पर आज नून लीग की जानिब से एहसन इकबाल साहब की जानिब से ये बात की गई कि जी अब वक्त आ गया कि पंजाब बचाओ शुरू की जाए। क्या उनका कहना है, जरा एग्जैक्टली सुन लीजिए। ये पंजाब से किस बात का इंतकाम लिया जा रहा है? अब वक्त आ गया है कि हमें पंजाब बचाओ तहरीक शुरू करनी पड़ेगी। वो पंजाब का सूबा जिसमें 10 साल
शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में मिसाली खिदमत की गई। आज उस पंजाब को पाकिस्तान का पसमानदा तरीन सूबा बनाने की कोशिश की जा रही है। पंजाब को ये 50 साल पीछे ले गए हैं। हिलाली साहब, क्या आपको लग रहा है कि ऐसे हालात हो गए हैं कि पंजाब बचाओ टाइप तहरीक शुरू करनी पड़ेगी और ये महज इनका नारा ही होगा, या वाकई ये कोई करने में दमखम रखते हैं और कोई इंटरेस्ट भी रखते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, हम सब एक एक से पूछना चाहता हूँ कि ये क्या बात है भाई? ये आप चाहते हैं कि एक बुरा गवर्नर हो, आज चाहते हैं कि गवर्नेंस ठीक ना हो क्या? क्या आप कौन से इंडिकेशन, कौन सा साइन, कौन सा, क्या सब लोग समझते हैं कि बुज़दार अनसूटेड है? वो अच्छा होगा, नाइस मैन, गुड मैन, मगर अनसूटेड है, इनकॉम्पिटेंट है, नॉट केपेबल। सब लोग कहते हैं, आप नहीं कहते, आपके दोस्त भी कहते हैं, आप नहीं कहते हैं, दुश्मन तो खैर आपके कहते हैं। उसके बाद आप वो फिगर्स देख लें, आपकी पॉपुलैरिटी की फिगर्स देख लें, किसी को जाके, कोई पार्शल आदमी नहीं है, सड़क पे जाके उसे पूछ लें, वो सब कहते हैं कि भाई ये आदमी बेकार है, ये बेकार, ही हैज़ एन इमेज। अब आप फिर भी तुले हुए हैं इसलिए कि आप समझते हैं, जैसे इमरान ने कहा कि डेंजर ज़्यादा है अगर आप इसे हटाएं। इन अदर वर्ड्स, आप अपने सेल्फिश रीजंस के लिए एक पूरे सूबे को, 110 मिलियन पीपल को एक अच्छा आदमी चूज नहीं कर सकते अपने पार्टी को, जो आपको छुरा आके नहीं भोंकेगा। इज दिस दी वैल्यूज यू हैव? क्या ये सिस्टम आप चलाना चाहते हैं और आप बताना चाहते हैं कि ये क्राइटेरिया है आपका इसके लिए? आई एम वेरी सॉरी, ये मैं तो समझता हूं कि दिस इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। दूसरी बात ये है कि अपोजिशन तो बड़ी खुश है भाई, वो तो चाहते हैं कि एक बुरा लीडर हो और इट मेक्स देयर जॉब ईजियर। मैं बार बार ये कहता हूँ, अपोजिशन कहेगी कि इसको रखो। ये पंजाब बचाओ मूवमेंट जो है, किससे बचाओ? ये तो पंजाब बुज़दार से बचाओ कि उसके लीडर से बचाओ, इनकॉम्पिटेंस से बचाओ। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, और दे आर सक्सीडिंग। और वो कहते हैं कि आप प्रेशर लाओ, ये गवर्नमेंट गिरेगा। वो नहीं गिराना चाहते हैं गवर्नमेंट को, वो नहीं चाहते हैं कि इमरान खान, वो चाहते हैं जैसे वो बार बार कहते भी हैं, उनके लिए काम आसान कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब हिलाल साहब, आप नहीं देख रहे कि कोई भी चेंज पंजाब में नजर आ रहा है? यस, लेट मी कंक्लूड बाय सेइंग, पीटीआई के डिसिडेंट्स भी हैं, वो भी कहते हैं, वो तो कहते हैं कि हम तैयार हैं शिप करने के लिए, मगर ये गवर्नमेंट तो नहीं चलने वाली है। और वो दूसरे जो आना चाहते हैं वो कहते हैं क्या इनको छोड़ के इनके पास आओ, क्या अगले इलेक्शंस में कामयाब ये होंगे? एवरीवेयर द साइंस आर द सेम, मगर आप अड़े हुए हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस लॉजिक। ठीक, लेकिन चूंकि ऑपोजिशन को सूट करता है तो इसलिए। लेकिन इमरान साहब, आप समझते हैं जो एहसन इकबाल साहब की बात हम कर रहे हैं, ये सूबाइयत या सूबाई तासुब पर मबनी नारे वैसे सूट करते हैं? हम पहले माजी में भी देख चुके हैं इस तरह के नारे। इसमें ना मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि सूबाइयत ऐसे नारे जो भी हो ना, वो सिंधु देश का नारा हो, वो जाग पंजाबी जाग का नारा हो, तेरी पग नू लग गया दाग जाग पंजाबी जाग, इसका नारा हो, वो केपी में जो हो या बीएलए जो बलूचिस्तान में नारे लगाती है। मैं समझता हूँ जो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सूबाई हकूक के खिलाफ हूँ। सूबों को प्रॉपर हकूक मिलने चाहिए, मैक्सिमम हकूक मिलने चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि आप एक रियासत पाकिस्तान को खोखला करने की कोशिश शुरू कर दें और आप एक ऐसा काम कर दें कि सूबाइयत को जिससे हवा मिले। और एहसन इकबाल साहब, ज़ाती तौर पे मैं इनसे ये उम्मीद नहीं रखता कि ये इस तरह की बात करते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात भी है इमरान साहब, इस तरह तो आपने अपने आप को बल्कि महदूद कर लिया कि जैसे आप सिर्फ इसकी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं कि आप सिर्फ पंजाब की रिप्रेजेंटेशन नहीं। ये इसमें जो भी बातें, असल बात ये है कि ये मैं आपसे अर्ज करूं, ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है कि हुकूमत को प्रेशराइज करना चाहते हैं, वरना इन तिलों में तेल नहीं। मैं इस पे हिलाली साहब की बात से 100% मुत्तफिक हूँ कि हिलाली साहब जो कह रहे थे ना कि अभी हुकूमत ने क्या चाहना है, इमरान खान ने क्या चाहना है, असल में इस वक्त नून लीग और अपोजिशन नहीं चाहते कि बुज़दार हटे, क्योंकि उस्मान बुज़दार उन्हें सबसे ज्यादा सूट करते हैं। हिलाली साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कमेंट
ये मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ। अब मैं ये भी कहना चाहता हूँ, देखिए इनको अंपायर का भी सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिन लोगों को सिर्फ और सिर्फ कहते हैं, और मैं मानता हूँ कि गुड गवर्नेंस उनको चाहिए, हम सब जो न्यूट्रल हैं हम सबको गुड गवर्नेंस चाहिए, वो भी उनका भी मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ प्रेशर इधर। हिलाली और वो साहब दूसरे जो लीडर्स हैं अभी ऑपोजिशन के, माफ करिए एक मिनट, तो ऑपोजिशन का जो लीडर है मैं समझता हूं उनको एक और डर है। वो डर ये है कि नैब के केसेस ना एक्टिवेट हो जाएं। समीना, ये भी हो सकता है ना कि अगर वो बहुत बोलने लगे तो इट सूट्स देम, जो चोर है डाकू है पकड़ा गया है, इट सूट्स देम। बिल्कुल सही। यस, मैं समझ नहीं आ रही है व्हाट इज दिस। मैं ये कहता हूँ समीना कि जो हिलाली साहब जिस सिग्नल की बात कर रहे थे ना, असल में इमरान खान साहब को तो कितनी दफा सिग्नल आ चुके हैं कि इनको हटाएं, लेकिन इमरान खान साहब तमाम सिग्नल कैच कर लेते हैं, सिवाय उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से जो सिग्नल आता है वहाँ उनके जो होते हैं ना वो क्या उसको कहते हैं, ब्लॉकर्स और वो जैमर्स वो सब वहाँ जैमर्स काम शुरू कर देते हैं, उस्मान बुज़दार वाला सिग्नल नहीं पकड़ते। लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर यहाँ करना चाहूँगा कि आप यहाँ पे इस सारे चक्कर में काफ लीग के रोल को ना माइनस करें। पंजाब में जिस ये हुकूमत का तंबू जिस बम्बू पे खड़ा है वो काफ लीग है। वेरी राइट। चौधरी परवेज लाई डिसाइडिंग फैक्टर, हाँ जी वो डिसाइडिंग फैक्टर है। अगर जो बात चल रही थी मुत्तहिदा अपोजिशन की और इस तरह की, अगर नून लीग काफ लीग को साथ मिला लेती है, बिल्कुल ठीक, और उनसे कहती है कि आप आ जाएं, तो फिर काफ नंबर गेम मुश्किल हो जाए। हाँ जी, फिर तो पीटीआई के लिए बाकी कुछ नहीं बचता। आपने अब बात कर ही दी है मुत्तहिदा अपोजिशन की, तो हिलाली साहब की तरफ यही सवाल लेके जाऊंगी। हिलाली साहब, दोबारा से एक एपीसी की कोशिश हो रही है। वैसे तो हम काफ़ी दफ़ा इस पर बात कर चुके हैं और हर एपीसी में हमने देखा नहीं है कि कोई ख़ास कंक्लूसिव निकला हो, लेकिन इस दफ़ा राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी कोई एक एजेंडा हम निकलेंगे, कोई एक हमारा डिमांड होगी एपीसी में, और वो क्या डिमांड है उन्हीं के मुंह से सुन लीजिए। हमारा तो मुतालबा ये है कि इस वक्त सिर्फ एक ही हल है और वो ये है कि अवाम से रजू किया जाए। ये आईनी तरीका है और अवाम से रजू या मिड टर्म इलेक्शन जो है यही अपोजिशन का मुश्तरका मुतालबा है। और आने वाले दिनों में जब अपोजिशन का एपीसी होगी तो उसमें भी यकीनन यही मुतालबा जो है वो दोहराया जाएगा। हिलाल साहब, मिड टर्म इंतखाबात क्या खुद अपोजिशन और हुकूमत चाहती है? आपको लगता है कि सिचुएशन उस तरफ जा रही है अल्टीमेटली? देखिए, मैं समझता हूं कि मिड टर्म के मतलब 2021 में इलेक्शंस होने चाहिए, उसके बाद भी थोड़ा सा हो सकते हैं। ये जो परवेज़ इलाही साहब, इनको अगर पावर चाहते हैं ना, तो मगर PMLN इनको पावर नहीं देना चाहते। अगर देना चाहते थे अभी तक इनका एग्रीमेंट हो जाता, वो फ्लोर क्रॉस करते। मेंगल तो वैसे ही तैयार है, MQM को कुछ नहीं, थोड़ा सा सिग्नल, अगर इमरान याकूब ठीक कह रहे हैं कि सिग्नल आ रहे हैं मगर वो सुनते नहीं हैं, थोड़ा सा सिग्नल आ जाए वो भी चले जाते, ही वुड लूज हिज मेजॉरिटी। मगर नहीं, ये नहीं हो रहा है। मैं समझता हूँ फ्रैंकली अब ये एक इस स्टेज पे आ गया है कि दिस इज़ नॉट राइट, ये फेयर नहीं है पंजाब के पॉपुलेशन पे। पंजाब 100 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं, 10 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। यू मस्ट हैव द बेस्ट मैन, जिस पार्टी का भी हो, खुदा के लिए सबसे अच्छा आदमी को होना तो चाहिए। बात ये आप अपने पैथेटिक नैरो एग्जांपल्स बिल्कुल सही कह रहे हैं आप हिलाल साहब। वो तो उसमें तो हमने काफ़ी डिटेल में कल भी बात की, आज भी। लेकिन मैं जो ख़ास तौर पे पूछना चाह रही हूँ कि क्या आपको नहीं लगता है इमरान खान साहब आज भी जहाँ पे इफ्तिताई तकरीब थी वहाँ पे स्पीच करते हुए उन्होंने ये बात कही कि जी हमारे सिस्टम ऐसे हैं, मेरे ये मजबूरियाँ हैं, मसाइल बड़े खड़े हो जाते हैं, फिर ज़ाहिर उनके पास लेजिस्लेशन के लिए उस तरह से मेजॉरिटी भी नहीं है। तो कहीं ऐसा पॉइंट तो नहीं आ जाएगा कि इमरान खान साहब को खुद ये लगे कि मुझे इससे बेहतर ये है कि मैं परफॉर्म ना करूँ, मैं असेंबलियाँ तोड़ देता हूँ और हीरो बन जाता हूँ कि देखो जी मुझसे परफॉर्म नहीं हो रहा था, मेरे हाथ बंधे थे, सो मैं मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जा रहा हूँ। तो आपको लगता है कि ये खुद भी उनकी तरफ से भी इनिशिएटिव हो सकता है? नहीं, मेरे ख्याल में वो काफ़ी कॉन्वोल्यूटेड सा एक्सप्लेनेशन है आपका। और अगर इमरान खान इस तरीके से सोचता है तो बहुत ही अफसोस होगा। मेरे ख्याल में कि ये आदमी ढीठ है, इसको बस ढीठ है, ही स्टबर्न।
और इसकी ढीठपन ने इसको काफ़ी दूर ले गया है। ये ढीठ था ना कि अब आप 20 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर बन गया, नहीं तो सब लोग उसको कहते थे कि क्यों क्या यार क्या अच्छा कर रहे हो, खुदा के लिए तुम ये और ये। ठीक है। हाँ, मगर मैं समझता हूँ अब तो इट्स बिकम टू मच, अब बहुत हो गया है। हर वक्त वो नहीं चल सकता है। लचक होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, और फाइनली आपका लोगों के लिए जो अच्छा है, बेशक आपके पार्टी के लिए इतना अच्छा नहीं तो, मगर अवाम के लिए क्या अच्छा है। यानी आप कह सकते हैं कि सख्तगीर मौक़िफ़ रखते हैं इमरान खान साहब बहुत सारे मामलात में, और आप समझते हैं कि थोड़ा सा लचक का मुजाहरा करना चाहिए। इमरान साहब, आपका क्या ख्याल है मिड टर्म इंतखाबात के हवाले से भी, और जो हिलाली साहब ने कमेंट किया जिसको मैंने थोड़ा सॉफ्ट बात ये है जी, आप सॉफ्ट करें या हार्ड करें, मेरी बात सुन लें। ना इस वक्त अपोजिशन चाहती है कि मिड टर्म इलेक्शन हो, और ना हुकूमत चाहती है। अच्छा, हाँ जी, इमरान खान साहब तो बिल्कुल भी नहीं चाहते। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब को अगर 100% ये यकीन नहीं होगा कि वो नए इलेक्शन के बाद दोबारा वजीर आज़म बन जाएंगे, तो ग्रेटर मेजॉरिटी, हाँ जी, तो जो मर्जी हो वो मिड टर्म इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। अच्छा। पहली बात, क्योंकि वजीर आज़म बनना उनका एक ख्वाब था जिसके लिए उन्होंने 22-23 साल स्ट्रगल की है। उस स्ट्रगल के बाद अब वो वजीर आज़म बन गए हैं। अल्लाह करे वो परफॉर्म भी कर दें। मेरे हर दिल अजीज वजीर आज़म में मैं चाहता हूँ कि अल्लाह करे वो परफॉर्म भी कर दें, लेकिन जिस तरह से कि 23 महीने उन्होंने ज़ाया कर दिए हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो आगे भी उस तरह से परफॉर्म कर सके। अब आ जाते अपोजिशन की तरफ। अपोजिशन क्यों नहीं चाहती? अपोजिशन इसलिए नहीं चाहती कि वो पागल है कि वो इमरान खान साहब को एक प्लस पॉइंट दे दे कि जी मैंने काम नहीं कर सका तो दोबारा। अपोजिशन ये चाहती है ये 5 साल पूरे करें और पूरी तरह से इस काबिल हो जाएं कि हम इनका चेहरा दिखाएंगे, देखें जी जो हमें बातें करते थे वो इन्होंने किया क्या है। ये किसी अपने काम में पूरे ही नहीं उतरे, इन्होंने कोई अपना वादा पूरा नहीं किया। कोई हमें कहते थे डाकू डाकू, हम अगर डाकू थे तो नहीं पता इमरान खान साहब आखिरी ओवर्स में अच्छा खेलते हैं। ये ना हो कि आखिरी 1-2 सालों में वो अच्छा परफॉर्म। अल्लाह करे कर जाए, अल्लाह करे। हम तो बस पाकिस्तानी तो चाहते हैं, लेकिन मैं इसलिए समझता हूँ कि ये दोनों को सूट नहीं करता और ना ही फिलहाल आपको कोई चेंज नजर नहीं। ये सिर्फ सियासी स्टंटबाजी है जो दोनों अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए ये बातें करते हैं। खेल जारी है जी सियासत का। ये असल में ना ही तब्दीली आ रही, ना इस वक्त ऐसे हालात नजर आ रहे हैं और ना ही कोई चाह रहा है कि तब्दीली आए। इसी पॉइंट पर एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि फिर ये जो गैर मुंतखब अफराद हैं ये किस तरह हुकूमत पर इतने हावी हो गए हैं कि हर कोई इनको पिन पॉइंट कर रहा है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। गैर मुंतखब अफराद जो कि कैबिनेट में भी हैं और कुछ वज़ीर आज़म के वैसे भी बड़े आसपास हैं, कुछ तर्जुमान हैं, कुछ मुआविनीन हैं, कुछ मुशीर हैं और न जाने क्या क्या हैं, लेकिन उन पर काफ़ी तनकीद होती रहती है। ना सिर्फ ये कि अपोजिशन या मीडिया तनकीद करता है, बल्कि हमने ये भी देखा कि खुद उनकी अपनी पार्टी के लोग भी तनकीद करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं कि सियासतदान इस तरह सोचते हैं, बल्कि अब तो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से भी एक केस की समाअत के दौरान ये रिमार्क्स दिए गए कि हुकूमत तो गैर मुंतखब अफराद चला रहे हैं, ज़्यादातर उनकी ऐसा लगता है कि वो मगलूब हैं या उन्होंने कंट्रोल कर रखा है सिचुएशंस को। तो ऐसी क्या वजह है, ऐसी क्या मजबूरियां हैं कि ज़्यादातर गैर मुंतखब अफराद पे ही इमरान खान साहब को रिलाई करना पड़ा है, जबकि उनकी वजह से खासी तनकीद का भी सामना और उनकी वजह से शायद बहुत सारे नुकसान भी उन्हें उठाने पड़े हैं। जानने की कोशिश करेंगे सेगमेंट में। और इलाल साहब, पहले आपकी तरफ आते हुए, इलाल साहब, आमतौर पर कहा जाता है कि वो लोग जो सियासतदान नहीं हैं लेकिन चूंकि वो किसी टेक्नोक्रेट हैं, कोई बेहतर किसी ख़ास पर्टिकुलर फील्ड में ज़्यादा बेहतर समझ बूझ रखते हैं, इसलिए उन्हें साथ में असिस्टेंस के लिए रख लिया जाता है। लेकिन क्या ज़रूरी है कि इतनी बड़ी तादाद में वो लोग मौजूद हों? आप तो खुद टेक्नोक्रेट्स के हामी हैं, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये कि ऐसा लग रहा है कि गैर मुंतखब अफराद पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। इसकी क्या वजह नज़र आ रही है आपको? देखिए, इमरान खान साहब को पता है कि उनके जो लोग हैं पार्टी में उनकी क्या क्वालिटी है, उनकी क्या एक्सपर्टीज़ है, और अगर वो समझते हैं कि वो काफ़ी नहीं है और बाहर से कोई आदमी आ सकता है और उनको बेहतर एडवाइस दे सकता है, तो आप और मैं कौन होते हैं कहने के लिए कि न करो। क्या इलीगल है? बिल्कुल नहीं। चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि इलीगल तो नहीं है, तो अगर वो इलीगल नहीं है तो वो कह क्या रहे हैं? वो कहना क्या चाहते हैं कि अनइलेक्टेड हैं। भाई, अनइलेक्टेड लोग एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए, वो इस्तेमाल कर रहे हैं अनइलेक्टेड लोग को।
आप भी बुलाते हैं लोगों को कभी कभी और पूछते हैं कि फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बने और हमें बताएं। दूसरी बात, मैं ये पूछना चाहता हूं उनको, चीफ जस्टिस साहब को अगर इजाज़त है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये सिविल जस्टिस सिस्टम पाकिस्तान का जो है ये इस वक्त इतना वीक है कि दुनिया में 128 मुल्कों से 118 नंबर है हमारा दुनिया में। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 98 आउट ऑफ 128, क्योंकि डिलेड जस्टिस। हमारा रेगुलेटरी एनफोर्समेंट सिस्टम, ये SECP और नादरा और ये जो होते हैं, 115 आउट ऑफ 128। एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो जुडिशरी का काम है, 115 आउट ऑफ 128। ओपन गवर्नमेंट, दैट इज राइट टू असेंबली, राइट टू इंफॉर्मेशन, 91 आउट ऑफ 128। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं, ऑर्डर, सिक्योरिटी, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी जो हमारा हक है, इन अदर वर्ड्स फियर फैक्टर, आप चौंक जाएंगी अगर मैं आपको कहा कि 126 नंबर है हमारा 128 में से। ओनली अफगानिस्तान इज वर्स। ये बताएं हमें जज साहब, ये दें हमें जो हम चाहते हैं। बिल्कुल सही, हमारी तो वो वहां पे फोकस करने की जरूरत है। वेरी राइट, अच्छा आपने पॉइंट आउट किया, बिल्कुल सही, ये दें हमें, बिल्कुल सही, वहां पे फोकस करने की जरूरत है। लेकिन जो कि हमारा टॉपिक, इमरान साहब हम गैर मुंतखब अफराद और मुंतखब अफराद की बात करें, हिलाली साहब का पॉइंट तो मुझे बड़ा वैलिड लगा कि भाई एक्सपर्ट ओपिनियन तो आपको भी अगर किसी मामले में चाहिए होगी तो आप एक्सपर्ट के पास ही जाएंगे ना, इसमें क्या बुराई है। अगर गैर मुंतखब अफराद आपकी कैबिनेट का हिस्सा हो या वैसे भी आपके साथ एडवाइजर्स हों, हर हुकूमत में रहे हैं, ये कोई पहली ऐसी अनोखी हुकूमत तो नहीं है जिसमें है, तो क्यों इतनी तनकीद हो रही है? सुमीना, मुझे तो आज बड़ी माजरत साथ मैं हिलाली साहब की आज इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। आपको अच्छा माजरत ना करें आप। उसकी वजह सुनने, उसकी वजह ये है कि पहले ये देखें कि वो केस क्या है जिसमें चीफ जस्टिस साहब ने ये रिमार्क्स दिए, वो केस क्या है। वो केस पेट्रोलियम की कीमतों का और पेट्रोलियम की दस्तयाबी का जो बराह रास्त आवाम से जुड़ा है, लोगों से जुड़ा है, उस पर तो वो करेंगे ना सवाल। असल तो बात ये है कि वो यहाँ पे जो वैसे हिलाली साहब बात कर रहे थे वो भी अवाम का ही बराह रास्त मसले हैं, अवाम के ही बराह रास्त मसले हैं, लेकिन उनका मुंतखब और गैर मुंतखब अफराद से कोई ताल्लुक डायरेक्टली उस तरह से बनता नहीं है। अभी हम बात कर रहे हैं कि मुंतखब अफराद और गैर मुंतखब अफराद जो काबीना में है, इस वक्त काबीना में अगर आप देखें तो टोटल तकरीबन 50 लोगों पे मुश्तमिल है काबीना। उनमें से 18 अफराद ऐसे हैं जो गैर मुंतखब हैं, जो मावनीन खुसूसी और बशीर के तौर पे काम कर रहे हैं। और मजे की बात है कि इन 18 में से भी 6 ऐसे हैं जिनके पास दोहरी शरीयत है। हाँ, अभी तफसीलात भी आ गई हैं। सुन लें, अब बात यह है कि जब आप ऐसे लोगों के बिल्कुल एक्सपर्ट से राय लेनी चाहिए। हम अच्छे डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं, हम अच्छे इंजीनियर के पास, आर्किटेक्ट के पास क्यों जाते हैं, हम अच्छे वकील के पास क्यों जाते हैं? इसीलिए जाते हैं कि ये एक्सपर्ट्स हैं, हम उनसे राय लें। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि आप उनको अपना काबीना में ही बिठा लें। उसके 100 तरीके और होते हैं। आपने तो 200 बंदों की आपके पास एक्सपर्ट की टीम थी। इसका मतलब ये है कि जब आप इनको, आपको पता है अल्लाह जन्नत नसीब करे, नईमुल हक साहब के ज़माने में लोग कहते थे वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है। और आप ये कह रहे हैं कि ओपिनियन लेने में हर्ज नहीं है, लेकिन इख्तियारात आप उनको ना दे दें बहुत ज्यादा। ये फवाद चौधरी साहब का जो आपने शॉट दिखाया ना, ये आपको पता है ये उस वक्त का है जब अभी हुकूमत को 1 साल भी नहीं था हुआ। अब इमरान खान साहब के डर से अगर कुछ लोग तो सामने नहीं कहते, लेकिन अंदरूने खाना जो इनकी मीटिंग्स होती हैं बहुत ज्यादा। भाई जेलसी की बात नहीं है, बात यह है कि जिस काम के लिए मुंतखब उनको किया है, जिस काम के लिए अवाम ने उन्हें असम्बलियों में भेजा है, इसलिए भेजा है ना कि उनसे हुकूमत बनाए। ठीक है, इसलिए उनको आपको लगता है कि ओपिनियन लेनी चाहिए, लेकिन फैसला साजी उनके हाथ में। बिल्कुल, फैसला साजी इमरान खान साहब को खुद अपनी काबीना के साथ। हिलाली साहब, जो पॉइंट है इमरान साहब का वो ये है कि अगर गैर मुंतखब अफराद के मशवरे पर किसी किस्म की कोई गलती होती है, ब्लंडर्स होते हैं या कोई ऐसे फैसले होते हैं जो अवाम के हक में नहीं जाते हैं, तो उसकी जितनी भी तनकीद है वो वज़ीर आज़म को सुननी पड़ती है, वो मुंतखब अफराद इलेक्टेड लोगों को सुननी पड़ती है। इसलिए वो लोग कहते हैं कि ये जवाबदेह नहीं होते, आंसरेबल नहीं है, लिहाजा वो फिक्र नहीं है उन्हें कि उनके फैसलों का क्या असर होता है। इसलिए वो कहते हैं कि नॉन इलेक्टेड लोगों से फैसले नहीं करवाने चाहिए। देखिए, मैं एक प्राइम मिनिस्टर के साथ 3.5 साल काम किया था और बहुत सारे सवाल वो मुझे पूछती थी, और मैं बिल्कुल इलेक्टेड नहीं था, मैं तो एक ब्यूरोक्रेट था, और मुझे बहुत सारे सवाल पूछती थी और मेरा जवाब सीधा होता था। जवाब सीधा का मतलब ये होता था कि मैं ये नहीं देखता था कि अवाम क्या कहेगी,
मैं ये जानना चाहता था व्हाट इज द बेस्ट रिस्पॉन्स। उन्होंने मैं जो एक दफ़े कहा कौन बनना चाहिए गवर्नर पंजाब का, मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ मगर मैं आपको बता रहा हूँ एक आदमी बड़ा सक्सेसफुल था और वो इस वक्त आपके पार्टी में है, इस वक्त आपका वाटर मिनिस्टर है, उसका नाम है खर, उसको बना दे। कहती है यू आर मैड। ठीक है, ये मेरा मशवरा था भाई, मैंने, उसने एक्सेप्ट नहीं किया, नो प्रॉब्लम। एक दफ़े उसने मुझे कहने लगे कि शुड वी साइन द केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, तो मैंने कहा क्यों हम साइन करें, हिंदुस्तान ने नहीं किया। मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर इसलिए कि हिंदुस्तान ने नहीं किया ये कोई बात है? आपका एजेंडा इंडिया सेट करेगा, आप अपना एजेंडा पे रह गए। आखिर 15 मिनट के बाद मान गई और कहने लगी ठीक है, हालांकि इंडिया ने नहीं साइन किया, हमने किया। देखिए कहने की बात यह है, एडवाइजर है वो, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर है, उसका काम है, उसकी ये रोजी है कि वो एडवाइस दे। अगर प्राइम मिनिस्टर इज द पॉलिटिशियन, वो देखता है अगर एक्सेप्ट करो को नहीं, उसको क्यों ब्लेम करते हो? ब्लेम द प्राइम मिनिस्टर। उसको अपॉइंट किया, उससे एडवाइस अगर उसने लिया है, ही हैज कैलकुलेटेड द रिएक्शन, पब्लिक रिएक्शन, और उसने कहा ठीक है फिर भी मैं करता हूँ। वेरी राइट। तो ये बड़ी बात क्लियर कर दी मैं लाली साहब ने कि आप अपनी एडवाइस दें लेकिन फैसले का इख्तियार तो जस्टिस साहब ने भी उस दिन बात की और तमाम लोग यही बात करते हैं कि जब आप सियासी लोग होते हैं ना, उन्हें इस बात का पता होता है कि हमने अगले इलेक्शन में फिर अवाम के पास जाना है। यहाँ जो आपके दूसरे लोग हैं जिनके पास दूसरी शरीयत है, वो यही कह रहे हैं, वो जाएंगे सीधा बैग उठाया बाहर चले गए। हिलाली साहब कह रहे हैं उनकी जॉब है, वो कह रहे हैं ये बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अल्टीमेटली इमरान खान साहब पे। तो इमरान खान साहब भाई वजीर आजम पे ही है, तो मुंतखब जो उनको किया है, जिनको, मगर मैं जी लाली साहब कर लें आप फिर मैं ब्रेक की तरफ जी सॉरी, मैं आपको मैं माफ करिए इंटरप्ट किया। मैं सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूं, मेरा एक और पॉइंट है, नॉट ओनली द पॉइंट जो मैंने, आपने भी समीना बड़ा अच्छा ऐसे एक्सप्लेन किया है, मेरा पॉइंट एक और है, वो ये है कि आप तो जज हैं, आप जो हैं लॉ को, लीगल राइट्स को आप डील करते हैं, लीगल राइट्स आपका काम है, वो आपकी रोजी है। उधर तो खुदा के लिए बेहतरी करें, छोड़ें ये स्पेशल असिस्टेंट्स को और एक प्राइम मिनिस्टर को। ठीक, बिल्कुल सही। ये नंबर्स देखें, आप यकीन करेंगे कि हमारा पूरे साउथ एशिया में 120 नंबर है और दूसरे हिंदुस्तान, बांग्लादेश, जो जुडिशल रिफॉर्म्स की लाली साहब बात कर रहे हैं, बिल्कुल उसको हर कोई सेकंड करता है और हम देखते हैं कि अब जुडिशरी में भी इस चीज़ की अवेयरनेस है, लोग इस चीज़ की तरफ जा रहे हैं और हम होप करते हैं कि ये तेज़ी से काम हो। जुडिशल रिफॉर्म्स भी बहरहाल बहुत ज़रूरी हैं, बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट। लेकिन जनाब इसी पॉइंट पर एक ब्रेक ले लेते हैं, नाज़रीन ब्रेक से आते हैं तो एक और अहम इशू है जो कि खित्ते के सूरत हाल से जुड़ा हुआ, वो ये कि इंडिया के आजकल बड़े बुरे हालात चल रहे हैं, हर तरफ से फैंटी पड़ रही है, ठेंगा दिखाया जा रहा है और इस वक्त ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान को आइसोलेशन में ले जाने वाला, के ख्वाब देखने वाला इंडिया खुद आइसोलेट होता जा रहा है। अब क्या नया गुल खिला है, एक ब्रेक के बाद बताएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। एक अहम इशू है जनाब, हमने देखा पिछले दिनों के जो इंडिया की पिटाई हुई है लद्दाख में चाइना से, वो तो अपनी जगह एक सुबकी का सामना करना ही पड़ा था। अब ईरान ने भी आंखें दिखाई हैं इंडिया को, और ना सिर्फ ये कि चारबाग जो बंदरगाह थी वहाँ से उनका कोई अहम प्रोजेक्ट्स में से, उसमें से उनको रेल जो प्रोजेक्ट था उनका, उसमें से उन्हें आउट कर दिया, बल्कि जो गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट था उसमें से भी उनको खासा ठेंगा दिखा दिया गया। तो ये मामला क्यों अचानक से हो गया, जानने की कोशिश करते हैं। इमरान साहब क्या मामला है, ये ईरान को अचानक क्या हो गया? इंडिया के साथ तो इनकी अच्छी चलती थी, अब ये इन्होंने क्यों इनको निकाल दिया प्रोजेक्ट से? सुमिना देखें, ये जो रिलेशन होते हैं ना आपके आपस में मुल्कों के, ये होते हैं अपने बेनिफिट की बुनियाद पर कि आपको उस मुल्क से रिलेशन रख के क्या फ़ायदा, इसमें कोई ऐसी दूसरी बात नहीं होती। अब इस खित्ते में चाइना स्ट्रेटेजिकली जिस तरह से उभर के सामने आ रहा है, तो उन्होंने भी देखा ईरान ने कि हमें क्या फ़ायदा है। ईरान का आपको पता है कॉन्फ्लिक्ट है बड़ा सख्त अमेरिका के साथ, और इंडिया पूरी तरह से इस वक्त अमेरिका का बगल बच्चा बना हुआ है। जिस तरह से उसने वहाँ प्रोसेस भी अपने इनके साथ मायदे जो किए थे वो लेट भी किए, तो ईरान ये समझता है कि इसमें दूसरी बात जो हमारे एंड पे है जो वो ये है कि पाकिस्तान ने इस हुकूमत ने जब आई तो शुरू में आपको पता है CPEC पे ज़रा सुस्त रवि का दिखाई, उससे भी चीन को ये हुआ कि यार कहीं ये ना हो कि ऐसे अगर हो गया तो हमें दूसरे इस खित्ते में दूसरी चीज़ें भी देखनी चाहिए, वो भी एक बुनियाद बनी। लेकिन आप ये देखें कि चीन का जो पाकिस्तान के साथ मुआहदा हुआ था वो था $56 अरब का,
ठीक है। और जो अब ईरान से हुआ है वो है 400 अरब डॉलर का, यानी कितना उससे ज्यादा वो फर्क देखें। अभी ये जरूर है कि आसिम सलीम बाजवा साहब को जो बनाया है, तो इन्होंने अभी हुकूमत ने इस इंडिया के साथ इख्तिलाफ किस बात पे हुआ ईरान का? इंडिया के साथ हुआ है? नहीं, बात यही है ना कि इंडिया के साथ चाइना से उन्हें अच्छी डील मिल गई है, तो इसलिए वो चाइना से उन्हें ये नजर आ रहा है कि हमारी गिरती हुई मईशत को एक सहारा मिल सकता है। ठीक है, उसके लिए इसलिए उन्होंने रुख चाइना की तरफ कर लिया है। हिलाली साहब, इज इट सो सिंपल? आपको लगता है कि चूंकि उन्हें वो इकोनॉमिकली फायदा हो रहा था इसलिए वो चाइना की तरफ चले गए और इंडिया की उन्होंने ठग से छुट्टी करा दी? आपको क्या वजह नजर आ रही है? क्योंकि ओवरऑल हम देख रहे हैं कि रीजन में जो इंडिया है, ऐसे लग रहा है कि आइसोलेट होता जा रहा है। हर छोटे छोटा मुल्क भी उनको बांखें दिखा रहा है। भले हम पिछले दिनों नेपाल की भी बात कर रहे थे, हमने देखा अब ईरान ने भी इस तरह से स्टेप लिया है, तो ये तो बड़ा अच्छा है पाकिस्तान के लिए, नेक शगुन है। नहीं, ये बड़ी अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए, और ये जो मूव है ये CPEC को भी स्ट्रेंथन करेगा और हमारे बायलैटरल रिलेशंस ईरान के साथ बहुत बेहतर होंगे। इतने अच्छे नहीं थे। मूडी को हमने शुक्रिया अदा करना चाहिए। चाय वाला है, उसको फॉरेन पॉलिसी समझ नहीं आता है, वो मुसलमानों के पीछे हाथ धो के लगा हुआ है, वो सोच ही नहीं सकता ठीक से। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। अमेरिका ने इंडिया को कहा था कि अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारा न्यूक्लियर डेवलपमेंट के साथ तुम्हारे साथ आएँ, तो तुम मेहरबानी से इनसे तेल वेल सब ख़त्म कर दो। इन्होंने इंडिया ने 2005 में अग्रीड, बेसिकली उन्होंने अग्री किया है कि अगर तुम न्यूक्लियर डेवलपमेंट हमें दोगे, हम तुम्हारी बात मानेंगे। और इनका बड़ा फ़ायदा हुआ। क्या हुआ? 25 बम ये बना रहे हैं जो एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका से आ रहा है। अपनी यूरेनियम वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए, या अमेरिकन एनरिचमेंट वो इस्तेमाल कर रहे हैं सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए। और अपना जो इक्विपमेंट जो नेचुरली वो प्रोड्यूस करते हैं, इंडिजिनसली प्रोड्यूस करते हैं, उससे वो 25 बम बनाते हैं हर साल। उसके बाद अमेरिका ने उससे कहा कि तुम 4 बहार छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, और इन्वेस्टमेंट जो तुम लोगों ने किया है 4 बहार के लिए, और वो 6 लेन मेजर हाईवे के लिए, और वो रेलवे जाहिदान के लिए, ये सब छोड़ दो। अमेरिका तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है, तुम हमारे साथ क्वाड में आ जाओ। ये सब चीज़ें अमेरिका ने मूडी के सामने लटकाया, और मूडी जो है मूडी चाय वाला, वो एग्री करके वो मान गया उनकी बात। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट चीन अच्छा, तो फिर ईरान कहते रहे भाई तुम्हें हमने 600 करोड़ देना था रुपया, तुम 40 करोड़ दे के तुम फंसे हुए हो, ये क्या कर रहे हो तुम? और तुम कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा है, ना वो हाईवे पे, ना रेलवे पे, ना 4 बहार का इतनी वो डेवलपमेंट हो रही है। तो रूस अब चीन आके, अब देखिए चीन का ऑफर ये नहीं था 400 बिलियन 400 बिलियन, मगर किस शर्त पे कि आप हमें तेल भेजेंगे। चीन 10 बिलियन बैरल्स हर रोज इस्तेमाल करता है, और 75% तेल उसका इंपोर्ट होता है। तो ईरान उनको तेल भेजेगा 25 साल के लिए एट 30% रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट। आप समझ गए? तो बहुत बड़ी बात है। तो ये सारी गेम हुई है जनाब, जिसकी वजह से इंडिया को काफी मुंह की खाना पड़ी है और निकाल बाहर किया गया बड़े बड़े मंसूबों से। इस वक्त रीजन में यही सिचुएशन नजर आई है। पाकिस्तान को बहरहाल फायदा उठाने की जरूरत है सारी सिचुएशन से। इसी पॉइंट पर नाज़रीन आज का प्रोग्राम हम इख्तिताम करेंगे इसका, और कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।